नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं स्वाध्याय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भूगोल की चल रही कक्षाओं में एक नया वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो कि कल से ही संबंधित रहेगा। कल जो हमने बात की थी ब्रह्मांड की, या ब्रह्मांड के बारे में ही जो कल जानकारियां हमने देखी थी, उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड के आगे सूर्य का बाद में पहले देखेंगे तारा कैसे बनता है, क्या होते तारे के फॉर्मेशन में, क्या कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, किस तरीके से तारे का निर्माण होता है। और कल को रिकॉल करते हुए कल हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा देखते हैं। कल जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमने जाना था, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाना था हमने। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो एक बार पुनः मैं बता दूं, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेर ने दी थी। और इन्होंने बताया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक ही बिंदु पे आके संकेंद्रित थे और इसमें विस्फोट होता है, जिससे क्या होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये तो थी कल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के को हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि आकाशगंगा क्या था। आकाशगंगा के बारे में हमने थोड़ा बहुत कल भी जाना था। हमने ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, हमने उपग्रहों के बारे में थोड़ा जाना था। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं आपको सीधा हमारी गैलेक्सी। क्या है हमारी गैलेक्सी, गैलेक्सी का हमारी नाम क्या है और इस गैलेक्सी की क्या खासियत है, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर हमारी अवर गैलेक्सी जैसे लिखा हुआ है, हमारी गैलेक्सी का नाम अगर देखें तो हमारी गैलेक्सी को नाम दिया जाता है मंदाकिनी। इसको हिंदी में भी मंदाकिनी के नाम से जानते हैं और एक और नाम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम लोग चित्र देख सकते हैं आकाशगंगा का, या आकाशगंगा में मिल्की वे का, मंदाकिनी का, जो स्पष्ट रूप से आप सबको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें मंदाकिनी की, तो मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं। मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाएं जो हैं वो किस तरह से आपको देखनी है। तो पहली जो भुजा है ये केंद्र से प्रारंभ होगी ये ऐसे प्रारंभ होगी, 1 फिर 2 और फिर 3। तो जो तीसरी भुजा है और जो पहली वाली भुजा है ये हो गई आपकी थर्ड, ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई थर्ड, ये आपकी सेकेंड और ये आपकी फर्स्ट। तो बात करते हैं इसमें हमारा जो सौरमंडल है वो कहाँ पे है। तो सौरमंडल की अगर बात करें तो सौरमंडल जो हमारा है वो मंदाकिनी की दूसरी भुजा पे अवस्थित है। तो तीसरी भुजा पे क्या होगा, तीसरी भुजा में क्या होगा, किसी जब तारे का निर्माण होता है तो वो यहीं पे होता है तीसरी भुजा पे। जो मंदाकिनी का केंद्र है उसको हम लोग बल्ज के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर यही बल्ज ब्लैक होल में भी बदल जाता है, यानी कि कृष्ण विवर में बदल जाता है। अगर हम मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी आज से 13 नहीं 12 अरब वर्ष पहले बनी। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वो 32,000 प्रकाश वर्ष है। आप कल्पना करिए कि 32,000 प्रकाश वर्ष मंदाकिनी जो है, सूर्य जो है वो मंदाकिनी के केंद्र से दूर है। यानी कि जो ये केंद्र है उस केंद्र से जो हमारी दूरी है, हमारे सौरमंडल की जो दूरी है, सूर्य की दूरी है, वो कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष, जिसका सूर्य 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। यानी कि जिसका चक्कर जो है वो सूर्य क्या करता है, 25 करोड़ वर्ष में ऐसे ऐसे करके इसका चक्कर लगाता है। फिर आगे बात करें कि मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं। यहाँ नवीन तारों का जन्म होता है। अभी मैंने बात की कि तीसरी भुजा पे जो है वो तीसरी भुजा पे ही नवीन तारों का जन्म होता है। तो कैसे जन्म होता है, तीसरी भुजा घूर्णनशील भुजा पे जब गैस और धूल के जब बादल मिलने लगते हैं और वो एक पास संकेंद्रित होने लगते हैं, तब क्या होता है, यहाँ नवीन तारे का जन्म होता है। और अगर आगे हम बात करें तो हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसके सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा।
एंड्रोमेडा, इसको हिंदी में भी कहते हैं। एंड्रोमेडा जो है वो हमारी सबसे पड़ोस की गैलेक्सी है, जो 22 लाख, कितना, 22 लाख, जो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 22 लाख प्रकाश वर्ष क्या है, दूर है। यानी कि जो हमारी सबसे नजदीक की गैलेक्सी है, यानी कि जो सबसे नजदीक की आकाशगंगा है वो इतनी दूर है, 22 लाख प्रकाश वर्ष। आप कल्पना करिए कि हमारी कल्पनाओं से ये दूरी परे है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी दूर होगी। तो ये तो रही मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी की कुछ विशेष बातें, गैलेक्सी की कुछ विशेष बातें। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि क्या होता है तारामंडल। तारामंडल के बारे में हमने कल भी बात की थी कि तारामंडल जो होते हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, ये क्या होते हैं, जब कुछ तारों की, जैसे जब कुछ तारों की जब कुछ तारे मिलकर विशेष आकृतियों का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तारामंडल। यानी कि कुछ तारे जब मिलकर एक पुंज का निर्माण करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से तारामंडल। जैसे इसमें लिखा है कि सम्मिलित तारों के समूह को या इनकी बनने वाली इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सप्तऋषि, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा कि सप्तऋषि उत्तर में दिखाई पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। इसको और भी नाम देते हैं, उर्सा मेजर, ओरियन, जैसे दूसरा है ओरियन, ग्रेट हंटर, फिर स्वान, हाइड्रा, हरकुलस, ये सारी चीजें जो हैं ये सभी किसके नाम हैं, किसके नाम हैं, ये सब हैं तारामंडल के नाम। तो इनको आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से प्रमुख तारामंडल हैं, और हमने एक तारामंडल का यहाँ चित्र भी दिया है आपको, ताकि आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। तो हम बात करेंगे सप्तऋषि की, सप्तऋषि की एक विशेष आकृति, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक विशेष आकृति। आप देखेंगे ये क्या है, एक हल का निर्माण कर रहा है, जैसे खेत में चलने वाला हल जैसा ये दिखाई दे रहा है, और ये जो है हल की तरह लग रहा है, एक विशेष आकृति का निर्माण कर रहा है, और ये इसका नाम जो दिया गया वो सप्तऋषि। जब विशेष आकृति का निर्माण कर रहा है तो इसको हमने क्या नाम दिया, तारामंडल। यानी कि जो सप्तऋषि है वो क्या हुआ, तारामंडल। इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं, लेकिन नक्षत्र के पहले हम लोग जानेंगे, कल भी हमने चर्चा की थी कि कुल तारामंडलों की अगर संख्या की बात करें तो कितनी है, 89 है। और 89 में भी सबसे बड़ा अगर कोई तारामंडल है तो कौन सा है, हाइड्रा। आप दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा तारामंडल है, हाइड्रा है, और कुल तारामंडलों की संख्या जो है 89 है। उसके बाद में हम लोग नक्षत्र पे आते हैं कि क्या होते हैं नक्षत्र, स्टार ग्रुप्स। साफ साफ लिखा स्टार ग्रुप्स, यानी कि स्टार के कुछ ग्रुप जिनको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र। और इन नक्षत्रों की अगर संख्या देखी जाए तो कितने हैं, 27। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक, एसएससी, रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है और तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि 89 तारामंडलों की संख्या है, 89 जो है वो तारामंडल हैं, और 27 जो क्या है, नक्षत्र हैं। यानी कि नक्षत्र जो है, जब पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा काटता है तो वो क्या करता है, 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है, 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है, उन्हें क्या बोलते हैं, नक्षत्र। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रोहिणी है, मेघा है, चित्रा है, हस्त है, इन सबको हम लोग देख सकते हैं। ऐसे कुल नक्षत्र कितने हैं, 27 है। राशि जो है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या है, 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है, जिनको हम लोग राशि बोलते हैं। और राशि जो है जिस आकृति को प्रदर्शित करती है उसको ही हम लोग वो नाम दे देते हैं। जैसे किसी राशि में जब तराजू बना होता है तो उसको हम तुला राशि दे देते हैं। मछली है तो उसके नाम पे हमने राशि दे दी, मेष है, तुला है, इस तरीके की राशि जो है कुल कितनी है, 12। आप सब लोगों को अपनी अपनी राशियां भी पता होंगी, उम्मीद है ये। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी हमारी कौन सी है,
गैलेक्सी के पड़ोस की गैलेक्सी कौन सी है। उसके बाद में हमने तारामंडल देखा, तारामंडल में कौन सा सप्तऋषि तारामंडल है, किस दिशा में दिखाई देता है, ये भी हमने देखा। नक्षत्र हमने देखे, राशियां हमने देखी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्या। इसको हिंदी में भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही कहा जाता है। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है यह हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा है। अगर बात करें सूर्य का सबसे नजदीकी तारा तो वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा तो कौन सा हो जाएगा, सूर्य। क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है और पृथ्वी से सबसे पास में जो है वो सूर्य है। बच्चे क्या करते हैं कि जब पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है तो वो लोग फटाक से समझते हैं कि सौरमंडल के नजदीक का सबसे तारा पूछ रहा है, इसलिए वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगा के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फिर आगे बात करें सिरस या डॉग स्टार, जिसको हिंदी में साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। ये क्या है, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। तो साइरस या डॉग स्टार जो है वो क्या है, यह अंतरिक्ष में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। आप लोग आसमान में देखिएगा कि सबसे चमकीला जो तारा आपको दिखाई पड़े वो कौन सा होगा, साइरस या डॉग स्टार। अब ध्रुव तारा, पोल स्टार को बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, जब आप सप्तऋषि को देखेंगे, सप्तऋषि पोलर स्टार को इंगित करता है या दिखाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सप्तऋषि जो है वो क्या है, ध्रुव तारा का जो है चक्कर काट रहा है, लेकिन वास्तविक में ये एक ही पथ पे होते हैं। तो ध्रुव तारा जो है वो हमको उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है, जो एक विशेष आकृति को लिए हुए है। ध्रुव तारा बेसिकली 3 तारों के निर्माण से बना होता है। जो डॉग स्टार है वो 3 तारों के निर्माण से बना होता है, जो ए, बी और पी से मिलकर बनता है। तो हमने प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात की, साइरस या डॉग स्टार की बात की, ध्रुव तारा की बात की। इसके आगे हम लोग जब बात करेंगे तो इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे, ये देखते हैं। आगे बात करेंगे, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठते हैं हमारे दिमाग में कि आखिर तारा का जन्म कैसे होता है, तारे का विकास कैसे होता है, तारों का विकास कैसे होता है, तारों का जन्म कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा कि तारों का जन्म कैसे होता है? क्या तारों का जन्म 1 से 2 सालों में हो जाता है, 1 से 2 सालों में समाप्त हो जाते हैं? क्या तारों का जन्म हजारों वर्ष लग जाते हैं होने में? क्या तारों की उम्र 10-20 हजार वर्ष ही है? इन सब चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर तारों की बात करें तो तारों का जो जन्म है वो सबसे पहले क्या होता है, आकाश गंगा में। जब हमने बात की थी कि आकाश गंगा में यानी कि तीसरी भुजा में जब गैस के बादल एकत्रित होते, संकेंद्रित होते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ये बादल बनते हैं और इन्हीं से क्या होता है, तारे का जीवन प्रारंभ होता है। जैसे तारे का जो फर्स्ट स्टेज होती है वो गैस क्लाउड यानी कि मेघ बादल जो है उनसे जो है ये तीसरी भुजा पे प्रारंभ होते हैं और ये बादलों की जो है वो पहली स्टेज है। उसके बाद प्रोटोस्टार जो है उसको दूसरी स्टेज है। प्रोटोस्टार जब क्या होता है, हाइड्रोजन का बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो सिकुड़ने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, आदि तारा मतलब प्रोटो स्टार। उसके बाद में जब अत्यधिक
जब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जब सारे पदार्थ संकेंद्रित होने लगते हैं और केंद्र की ओर खिंचने लगते हैं तो प्रोटोस्टार का जन्म होता है। उसकी अगली कड़ी में तीसरी स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, तारे का जन्म होता है, स्टार का जन्म होता है। तारे में क्या होता है, जब हाइड्रोजन जब नाभिकीय संलयन होता है तो आपस में परमाणु जो हैं, जितने भी परमाणु हैं वो टक्कर खाने लगते हैं और हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में बदलने लगता है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगता है और जिससे क्या होता है, स्टार के केंद्र में, तारे के केंद्र में अत्यधिक जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगता है और तारे में बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाता है, या एनर्जी का जो सोर्स है, जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तारे का जन्म होता है। यानी कि परमाणुओं के टक्कर से और हाइड्रोजन का हीलियम, जब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना होता है तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे का निर्माण होता है। फिर आता है आपका रेड जाइंट। रेड जाइंट क्या है, एक बार रफ कर लेते हैं। यानी कि पहली स्टेज जो है तारे की वो क्या है, आकाश गंगा में तीसरी भुजा पे गैस क्लाउड यानी कि मेघ बादल या गैस मेघ, प्रोटोस्टार यानी कि आदि तारा, उसके बाद में तारा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो रेड जाइंट माने रक्त दानव। दानव नाम से सुन के आप लोग घबराएंगे नहीं। क्या है रक्त दानव? जब ऊर्जा का विकिरण तीव्रता के साथ में घटने लगता है, यानी कि जब ऊर्जा का विकिरण बहुत तेजी से हो रहा हो, स्टार की अगली स्टेज जब आएगी तो ऊर्जा का विकिरण बहुत तेज होगा और एक समय के बाद में उसकी ऊर्जा जो है वो घटने लगेगी, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, रेड जाइंट यानी कि रक्त दानव। रक्त दानव क्यों बोलते हैं, रेड जाइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रंग है वो क्या होगा, रक्त दानों का जो रंग है वो लाल दिखाई देने लगेगा, इसलिए इसको जो है रक्त दानों की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ की। क्या है व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ? जब तारा अपने अंतिम समय में सूर्य के समान, अगर वो सूर्य के समान है, माने एक चंद्रशेखर महोदय हुए जिनके आधार पे 1.44 की चंद्रशेखर सीमा का निर्माण किया गया, चंद्रशेखर सीमा को बनाया गया, यानी कि या तो सूर्य के बराबर, यानी कि या तो चंद्रशेखर सीमा के बराबर या इससे कम का तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में जाता है तो उस समय व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण होता है। श्वेत वामन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत वामन, और ब्लैक या काला वामन। तो ये तो रही अगर चंद्रशेखर सीमा से वह नीचे है या चंद्रशेखर सीमा के बराबर है। अगर वह तारा चंद्रशेखर सीमा के ऊपर है, चंद्रशेखर सीमा के से ज्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, एक समय के बाद में सुपरनोवा विस्फोट होगा और सुपरनोवा विस्फोट के बाद में न्यूट्रॉन तारे का जन्म होगा। न्यूट्रॉन तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में जाएगा तो ब्लैक होल का निर्माण होगा। ब्लैक होल जब बनेगा तो इसका घनत्व इतना ज्यादा हो जाएगा कि इससे प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। न्यूट्रॉन तारा ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी कोई भी इसका प्रमाण नहीं है कि जो न्यूट्रॉन तारा है उसके केंद्र में शायद ब्लैक होल हो। यानी कि ब्लैक होल जो है वो न्यूट्रॉन तारे में पाया जा सकता है, लेकिन इसका अभी जो है प्रमाण नहीं मिला है। तो न्यूट्रॉन तारे की अगली स्टेज में ब्लैक होल हो जाएगा। तो ये तो रहा तारे का जीवन। पहली स्टेज गैस क्लाउड, फिर सेकेंड स्टेज प्रोटोस्टार, फिर थर्ड स्टेज स्टार, फिर वो बनेगा रेड जाइंट, फिर व्हाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ, फिर सुपरनोवा, फिर न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद में ब्लैक होल। तो ये तो रही आज की चर्चा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल के बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले
सौरमंडल की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। सौरमंडल में हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, सौरमंडल में सूर्य क्या है, सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से हैं, किस ग्रह की क्या खासियत है, कौन से ग्रह अपने अंदर कौन सी खूबियां समेटे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ग्रहों से पहले चर्चा हम लोग सूर्य की करेंगे कि सूर्य कैसे बना। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है और तारे का निर्माण हम लोग देख चुके हैं। तो सूर्य की हम लोग चर्चा करेंगे, ना कि सूर्य के बनने की चर्चा करेंगे। सूर्य में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सूर्य का टेम्परेचर कितना है, ये सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ में अगर एक हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे कलर की अगर बात करें तो सबसे अगर जो रेड कलर की कोई वस्तु दिखाई दे रही है या रेड कलर का कोई तारा दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर, ये अनुमान, मतलब जैसे रेड कलर का कोई तारा है और क्या है, ब्लू कलर का कोई तारा है, तो आपसे पूछा कर गया कि रेड वाले का टेम्परेचर ज्यादा है या ब्लू वाले का, तो जाहिर सी बात है लोग अनुमान लगाएंगे कि अरे आग जलती है तो उसका कलर तो रेड होता है, और जो ब्लू है, ब्लू से क्या उसका संबंध। लेकिन रेड का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में रेड कलर है वो इसकी प्राइमरी स्टेज है, यानी कि रेड कलर जो होगा वो सबसे कम तापमान को दिखाएगा। रेड से ऊपर आपका पीला कलर आ जाएगा जो रेड से ज्यादा तापमान को दिखाएगा, और अंततः ब्लू जो होगा यानी कि नीला जो होगा वो सबसे ज्यादा तापमान को दिखाएगा। इसका एक बहुत अच्छा हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। कैसे, आप सभी के घर में गैस चूल्हा होगा, जब आप गैस चूल्हे को आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है, ये फ्लेम है और फ्लेम से क्या होता है, आग निकलती है, गैस जलती है। तो देखा होगा आपने कि सबसे बीच वाले क्षेत्र में एक नीली लौ जैसी निकलती है और उसके आसपास क्षेत्र में थोड़ा सा लाल या पीला कलर हमको दिखाई देता है। तो जो नीला कलर है उसमें वो सबसे ज्यादा तापमान को दिखाता है। तो ये तो रही रंग की बात कि आप रंग को देखकर ये डिसाइड मत कर लेना कि अगर लाल है तो वो सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद में हम लोग जैसे सूर्य की उत्पत्ति में हम लोग जैसे वायव्य राशि परिकल्पना जो कांट ने दी, निहारिका लाप्लास ने दी, ग्रहण परिकल्पना चैम्बरलिन, ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन, अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो श्मिड, महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेर, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे और सौरमंडल को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या इन सिद्धांतों में क्या क्या बात की गई, कैसे कैसे सौरमंडल का निर्माण बताया गया कि किसी ने तो बताया कि एक तारे से ही सौरमंडल का निर्माण हो गया, तो कोई बताता है, किस परिकल्पना में कौन बताता है कि 2 तारे थे और एक फिलामेंट उठता है और उससे जो है सौरमंडल का निर्माण हो जाता है। तो ये जिज्ञासा अपनी बनाए रखिएगा और हम लोग कल के वीडियो में सौरमंडल के निर्माण की बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे, कैसे कैसे सौरमंडल बना। इसी के साथ में मैं आज आप सभी से इजाजत लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको और उपयोगी अपने जीवन में बनाएंगे। मैं आज के लिए इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।